हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नासिक व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, जिसके 8 वेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से लेके माँ तक जो व्यंजन आते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें जीभ मुख मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करके हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क से लेके माँ तक के जो व्यंजन आते हैं इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय घर्षण के साथ जो हवा बाहर निकलती है, जिससे ये जो ध्वनि निकलती है वो घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिसमें स, ह, फ, ज ये सभी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले मुख्य अवयव को स्पर्श करती है और फिर घर्षण के साथ बाहर निकलती है, जिसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़ते हैं। जिसमें च, छ, ज, झ ये चारों क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नासिक व्यंजन, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें अंग, य, ण, न, म ये 5 हमारे नासिक व्यंजन में आते हैं। पार्श्विक व्यंजन, जिसमें आता है ल। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल में। जो हमारी जीभ तालू को जीभ का जो आगे का भाग होता है वो तालू को टच करता है और अगल बगल से हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन, जिसमें र आता है और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं लुंठित व्यंजन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके उच्चारण में जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है या फिर प्रकंपित होती है, जिसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं र को। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसमें ढ और ढ आता है, इनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, इनके उच्चारण के समय जो वायु है स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है बिना किसी संघर्ष के, इसलिए इसको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जिसमें य और व आते हैं। नासिक के ध्वनियाँ, नासिक ध्वनि क्या होती है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है या नासिका से किया जाता है, जिनको हम नासिक के ध्वनियाँ पढ़ते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जो कि नाक के द्वारा ही बोले जाते हैं। स्वर के बाद आने वाले जो व्यंजन हैं वो हमारे क्या बोले जाते हैं? अनुस्वार, जिनकी ध्वनि नाक से होती है। चिन्ह, जो कि श्रोण रेखा के ऊपर जो बिंदु आता है, जिसे हम अनुस्वार का रूप देते हैं या अनुस्वार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अंक, इसमें हमने ये शब्द लिए हैं कुछ: अंक, संसार, कंचन और जंग। तो इसमें जो शब्द है अंक, इसमें जो आगे जो श्रोण रेखा के ऊपर जो बिंदु दिया है इसी को हम अनुस्वार पढ़ेंगे। ऐसे ही संसार शब्द में जो स के ऊपर जो बिंदु है ये हमारा अनुस्वार है। इसमें कंचन शब्द में भी क के ऊपर जो बिंदु है इसे हम अनुस्वार पढ़ेंगे। और जंग, इसमें भी अनुस्वार है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं पंचम वर्णों के स्थान पर। तो चलिए देखते हैं पंचम वर्ण क्या है।
ये हमारी वर्णमाला है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से लेके माँ तक के जो व्यंजन हैं ये स्वर रहित व्यंजन है। इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये स्वर रहित है? इसमें सभी के ऊपर सब में हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसको स्वर रहित व्यंजन पढ़ेंगे। क वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है वो है अंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। क वर्ग का अंगा, और च वर्ग का या, ट वर्ग का अणा, त वर्ग का न, और प वर्ग का पंचमाक्षर म। जो पांचवें नंबर के जो व्यंजन हैं वो हमारे किस नाम से पता है? पंचमाक्षर। इनको हम क्या पढ़ेंगे? पंचमाक्षर, या हम इन्हें नासिक व्यंजन पढ़ेंगे। तो ये 5 कौन कौन से होते हैं? क वर्ग का अगर पंचमाक्षर देखा जाए तो अंगा, च वर्ग का पंचमाक्षर या, ट वर्ग का अणा, त वर्ग का न, और प वर्ग का म। ये हमने कुछ शब्द लिए हैं, जिसमें कुछ शब्द आगे वाले जो शब्द हैं वो पंचमाक्षर वाले हैं, और जो दूसरे वाले शब्द हैं वो अनुस्वार वाले हैं। अनुस्वार वाले कैसे हैं और पंचमाक्षर कैसे हैं ये हम दिखाते हैं। जिसमें ये जो शब्द आए हुए हैं, अंक, अंक में जो पंचमाक्षर है वो कौन सा है? अंगा। ये वाला जो सब वर्ण है वो हमारा क्या है? पंचमाक्षर। किसका? क वर्ग का पंचमाक्षर जो हमने पढ़ा था, अंगा। अब इसके स्थान पर हमें क्या अनुस्वार में बदलना है? अगर हमें इस शब्द को, तो इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार। अनुस्वार जो कि अब ऐसे ही दूसरे वाले शब्द में, इसमें जो अनुस्वार पंचमाक्षर है वो या है, और झंडा शब्द है उसमें ड, और दंत शब्द में न, और संपर्क में म। अगर इन सब में से पंचमाक्षर को हटा दिया जाए और जो दूसरे वाले शब्द हैं अनुस्वार वाले, इनमें से अगर सिरों रेखा के ऊपर से बिंदु हटा दिया जाए तो ये दोनों ही शब्द एक समान होंगे। तो यही देखना है कि पंचमाक्षर के स्थान पर हमें अनुस्वार लगाना है। पंचमाक्षर के नियम, तो चलिए देखते हैं पंचमाक्षर के नियम। अनुस्वार के बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हो तो अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के जो पंचमाक्षर थे वो कौन कौन से थे? क वर्ग का अंगा। ऐसे ही सारे पांचों हमें याद रखने पड़ेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। इसमें जो शब्द लिया है वो लिया है हमने रंग। रंग का अगर हम विच्छेद करेंगे तो र, अगर इसमें से र देखा जाए तो इस पर हलंत लगा हुआ है, और अ इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें र पर हलंत लगा हुआ है। तो अगर इसको व्यंजन को पूरा पढ़ेंगे तो इसको स्वर के साथ जोड़ते हैं। ऐसे ही ग, ग भी क्या है? हलंत वाला है, तो इसको भी अ के साथ जोड़ दिया। अब बचा क्या हमारा? पंचमाक्षर अंगा। तो इससे क्या? र, और ये पंचमाक्षर के ऊपर हम क्या? विसर्ग, सॉरी, सिरोरेखा के ऊपर हम क्या? अनुस्वार लगाएंगे, और ग हमारा दूसरा शब्द
दूसरा वर्ण क्या था? ग। तो इससे हमारा शब्द क्या बना? रंग। हमने पंचमाक्षर से अनुस्वार और अनुस्वार से पंचमाक्षर में बदलना सीखा। ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा पंप। इसका भी अगर हम विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार की जगह पे पंचमाक्षर लगेगा। अगर इसका भी हम विच्छेद करेंगे तो प, उसके बाद अ, म, फिर उसके बाद प, फिर उसके बाद अ। ऐसे ही दिनांक। दिनांक शब्द को भी अगर विच्छेद करेंगे तो ये भी ऐसे ही विच्छेद होगा इसका, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो पंचमाक्षर आ रहा है उसके स्थान पर हमें क्या? अनुस्वार लगाना है। जैसे कि दिनांक। दिनांक में हम पंचमाक्षर कहाँ पर लगा हुआ है? न के ऊपर जो अनुस्वार आया है उसको हटा देंगे तो पंचमाक्षर क्या आएगा? अंगा। क्यों आएगा? क्योंकि न के बाद जो वर्ण आया है वो क्या है? क। क का पंचमाक्षर क्या होता है? क वर्ग का पंचमाक्षर होता है अंगा। तो इसको किस में चेंज करेंगे? अंगा में। ऐसे ही शब्द है ठंडा। तो ठंडा जो शब्द है उसमें अभी तो अनुस्वार लगा हुआ है पहले तो इसको हमने पंचमाक्षर में बदलेंगे। तो पंचमाक्षर में क्या लगा है? ये पीछे क्या शब्द है? ड। जो शब्द है वो क्या आया है पीछे? ड। तो ड किस वर्ग का है? ट वर्ग का। तो ट वर्ग का जो पंचमाक्षर आएगा वो क्या आएगा हमारा? अणा। अणा आएगा। तो ठ का जो विच्छेद किया वो ये हो गया। फिर आया हमारा पंचमाक्षर, फिर उसके बाद आया ड। हिंदी को बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिक ध्वनियाँ, जिसमें पंचमाक्षर की जगह बिंदु का प्रयोग, और संस्कृत में इनका वही रूप बना रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो हमारे पंचमाक्षर वाले होते हैं और हिंदी के जो शब्द हैं वो अनुस्वार वाले। पंचमाक्षर जैसे कि इनमें पंचमाक्षर का प्रयोग किया है। रंग। रंग इसमें देखो कैसे लिखा है और इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। ऐसे ही अंक, इसमें पंचमाक्षर लगा हुआ है और इसमें अनुस्वार। दिनांक, इसमें पंचमाक्षर वाला और इसमें अनुस्वार वाला। जो संस्कृत वाले शब्द हैं इनको हमने नया रूप दिया है अनुस्वार लगा करके हिंदी में। अनुस्वार का प्रयोग कब ना करें? जब पंचमाक्षर द्वितत्व के रूप में आते हैं तब वे अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रसन्न जो शब्द लिखा हुआ है जिसमें द्वितत्व आया हुआ है। ऐसे ही गन्ना। गन्ना में भी द्वितत्व आया हुआ है। सम्मानित। सम्मानित में भी द्वितत्व है। उन्नति। उन्नति में भी द्वितत्व है। और अम्मा, इस शब्द में भी द्वितत्व है। तो ये जो द्वितत्व वाले शब्द हैं इनको हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर इसमें से हम पंचमाक्षर को हटा देते हैं तो अनुस्वार लगाने पर इसका जो अर्थ है वो बदल रहा है। ऐसे ही इसमें
गन्ना जो शब्द है उसमें से भी अगर हम पंचमाक्षर को हटा के अगर अनुस्वार लगाना चाहें तो इसका भी अर्थ बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है, द्वितत्व के जो रूप हैं उनमें हमें अनुस्वार नहीं लगाना है। जब पंचमाक्षर के बाद य र ल व ह आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अन्य, अन्य जो शब्द है उसमें हमें न जो पंचमाक्षर है उसके स्थान पर अगर हम अनुस्वार लगाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ऐसे ही पुण्य, पुण्य में ड के स्थान पर अगर अनुस्वार लगाएंगे तो इसका भी अर्थ बदल रहा है। और काना, काना में भी अगर हम न जो पंचमाक्षर है उसको हटा के अनुस्वार लगाएंगे तो इसका भी अर्थ बदल रहा है। और तुम्हारा, इसमें भी अगर पंचमाक्षर म की जगह पे हम अनुस्वार लगाएंगे तो इसका भी अर्थ बदल जाएगा, जो कि शुद्ध रूप नहीं मिलेगा। अगर अनुस्वार लगा भी देते हैं तो शब्द का शुद्ध रूप नहीं मिलता है। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों के साथ निकलती है। अनुस्वार में हमने क्या देखा, नाक के द्वारा जो ध्वनि निकल रही थी, और अनुस्वार में क्या होता है, नाक और मुंह दोनों के साथ जो ध्वनि बाहर निकलती है। इसे लिखते समय श्रोण रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। और अनुस्वार में क्या देख रहे थे, श्रोण रेखा के ऊपर बिंदु आता है और अनुस्वार में चंद्र बिंदु आता है श्रोण रेखा के ऊपर। जैसे कुछ शब्द लिए हुए, 5, चांद, आंवला, आँख, गांव। सॉरी, यहाँ पे आंवला गलत हो गया, यहाँ चंद्र बिंदु होगा। तो ये जो शब्द है हमारे वो कैसे हैं, चंद्र बिंदु वाले हैं, जिनकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों के साथ निकलती है। अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक शब्दों का, अनुनासिक के प्रयोग से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। अगर हम अनुनासिक बिंदु का प्रयोग अनुस्वार की जगह कर दें या फिर अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दें तो ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि कुछ शब्द लिए हुए हैं, उदाहरण के तौर पर हंस, हंस जो कि एक पक्षी है, और दूसरा शब्द है हंस, जिसे क्या पढ़ेंगे, हंस। नाक और मुंह के साथ ध्वनि निकलते, जो कि क्या है, हंसने की आवाज़। स्थान की कमी के कारण चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अनुनासिक की जो ध्वनि होती है वो चंद्र बिंदु, जिसका जो उच्चारण नाक और मुंह के द्वारा हो रहा है, जिसकी मात्राएं अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर आएगा, तो देखते हैं हम। जैसे कुछ मात्राएं दी हुई हैं जिसमें अनुनासिक की मात्राएं देखेंगे हम। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम स्थान की कमी के कारण चंद्र बिंदु की जगह हम अनुस्वार बिंदु लगाते हैं, बिंदु जो कि हम अनुस्वार में भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, श्रोण रेखा के ऊपर जो पहले से ही मात्राएं आती हैं उनके बगल से ही हम अनुनासिक की जो मात्राएं होती है अर्ध चांद वाली, सॉरी चंद्र बिंदु वाली, उसकी जगह पे हम बिंदु का प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु की जगह पे बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ शब्द दिए हुए हैं वर्ण, जैसे कि हैं की जो ध्वनि है वो नाक और मुंह के साथ निकल रही है, जिसका अगर विच्छेद करेंगे तो ह और ए पर अनुनासिक की मात्रा है जो कि
चंद्रबिंदु। ऐसे ही मैं शब्द में आँख मैं शब्द में नाक और मुंह दोनों के साथ ध्वनि निकल रही है, तो इसमें म और ए पर अनुनासिक वाली जो चंद्रबिंदु जो लग रहा है। ऐसे ही कहीं शब्द जो आप देख रहे हो उसमें भी मात्रा लगी हुई है शिरोरेखा के ऊपर। उसके बाद जो बिंदु है वो अनुनासिक का है। ऐसे ही गोंद शब्द में जो बिंदु आया है शिरोरेखा के बाद जो मात्रा लगी हुई है उसके बाद जो बिंदु है वो भी अनुनासिक का ही है। ये जो मात्रा हमने देखी वो सभी की सभी कौन सी हैं? अनुनासिक वाली। क्यों? क्योंकि इनके स्थान की कमी के कारण हमने अनुनासिक की जगह बिंदु लगाया है। अनुनासिक की जो मात्रा होती है चंद्रबिंदु, उसकी जगह हमने क्या लगाया? बिंदु। ऐसे ही कुछ और भी मात्रा हैं, जैसे कि मैं शब्द में आती है, उसमें भी एक मात्रा होती है, लेकिन उसके बाद जो बिंदु आता है वो अनुनासिक वाला होता है, ना कि अनुस्वार वाला। वीडियो को लाइक करें। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।